हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट और हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला भी हो गया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल, ऑर्डिनल, हर अप्रोच से हमने कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक कवर हम कर रहे हैं वो हमारा रिवेन्यू है, ठीक है। और आपने अगर पिछले अगर आप और दूसरे चैप्टर्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे आज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू होता क्या है, ठीक है। जब आप वर्ड रिवेन्यू के बारे में सोचते हो, ठीक है, जब आपने वर्ड रिवेन्यू के बारे में सोचा, आपके माइंड में क्या आया कि आपने कुछ किसी को कुछ सेल किया और आपको वहां से उसने कुछ पैसे दिए। सिंपल, जब हम रिवेन्यू के बारे में सोचते हैं तो यही आता है हमारे माइंड में। तो ये क्या आ रहा है हमारे माइंड में कि हमको मनी मिली, ठीक है, मनी हमको मिली, मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। क्या आपने किसी को कुछ बेचा, ठीक है, आपने किसी को कुछ बेचा और आपको वहां से क्या मिली, मनी मिली, ठीक है। ये हम डेफिनेशन हो गई हमारी। हम ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, ये भी गलत नहीं है, हम इसको भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स में और अच्छी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मनी रिसीट्स या सेल रिसीट्स, मनी या सेल रिसीट्स ऑफ अ फर्म बाय सेल ऑफ आउटपुट। कि एक फर्म थी, उसने क्या किया, कुछ आउटपुट सेल की और वहां से उसको क्या मिला, मनी रिसीट्स, या तो मनी की फॉर्म में उसको रिसीट्स जो भी मिला, या सेल रिसीट्स सेल से उसको जो इनकम हुई, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू। कि हमने कुछ भी सेल किया, वहां से हमको उसके बदले में पैसे मिल गए या कुछ भी मिल गया। सेल, अगर हम मनी रिसीट्स करें तो हमको सिर्फ मनी मिली, ठीक है। लेकिन अगर हम सेल रिसीट्स करें तो हमने किसी को कुछ सेल किया, जरूरी नहीं है कि वो हमको मनी ही दे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमको चेक भी दे सकता है। चेक दो मनी की टर्म्स में होती है, लेकिन जैसे हम जो अकाउंट्स के स्टूडेंट उनको पता भी होगा, बिल्स, BRS वगैरह, हमको बहुत सारी फॉर्म्स में हमको वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है मनी ही दे हमको। तो अगर हमको मनी दे रहा है तो मनी रिसीट्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने किसी को कुछ सेल किया वो हमको मनी ही दे। हम सेल रिसीट्स लिखे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रिवेन्यू हो गया। अब एक और टर्म आती है हमारे पास, प्रॉफिट। आप खुद सोचो, क्या रिवेन्यू और प्रॉफिट सेम चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हमने रिवेन्यू क्या पढ़ा कि आपने किसी को कुछ बेचा, वहां से आपको पैसे मिल गए, ठीक है, ये था हमारा रिवेन्यू। लेकिन जो आपने किसी को कुछ बेचा, क्या आपको पैसे वो फ्री में तो आया नहीं था, आपने उसको या तो खरीदा है तो आपने कुछ पे किया है, या अगर आपने उसको बनाया है तो आपकी कुछ कॉस्ट आई है, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, कि हमने जो भी रिवेन्यू कमाया, अगर हम उसमें से वो माइनस कर दे जो हमारा खर्चा आया, मतलब कि कॉस्ट जो हमने कमाया प्लस हमने जो उस पर खर्चा किया था, अगर उसको माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। कि हमने कुछ भी बेचा, उस पे जो हमने खर्चा किया था, अगर उसको उसमें से जितना जो हमने बेचा उसकी मनी में से उसको माइनस कर दे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब जैसे हमारा प्रोडक्शन में हमने किया टोटल प्रोडक्ट मार्जिन, ऐसे हमारे रिवेन्यू भी 3 टाइप्स के हैं, ठीक है। मतलब क्या है, एक तो टोटल रिवेन्यू होता है, ठीक है, दूसरा मार्जिनल रिवेन्यू, एंड तीसरा एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू होता है कि आपने कुछ सेल किया, क्या आपने कुछ सेल किया और आपने उस चीज को जब सेल किया, ठीक है, तो वहां से आपको जो मनी मिली, ठीक है, आपने कुछ सेल किया और आपको वहां से जो मनी मिली वो आपका क्या है, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। जैसे आप मान लो आप किसी मार्केट में जाओ, आप किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, वो हर किसी से सेम प्राइस तो चार्ज नहीं करते, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी होती है। किसी से मान लो वो एक सूट 200 में देंगे, किसी को 150 में भी दे देंगे और किसी को 250 में भी दे देते हैं। पर्सन टू पर्सन क्या है, उनके प्राइस वेरी करते हैं, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू, जैसे मान लो कि एक था, उन्होंने एक चीज किसी को बेची, उन्होंने किसी को एक चीज सेल की
और उन्होंने उसको कितने में सेल किया, मान लो 10 रुपीज में, ठीक है। सेकेंड यूनिट उन्होंने किसी को सेल की 20 में, तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या होगा, टोटल रिवेन्यू होगा कि उन्होंने जितनी यूनिट सेल की, क्या जितनी यूनिट उन्होंने सेल की वो उन्होंने मतलब वहां से उनको कितना आउटपुट मिला, कि अगर हमको यहाँ से उनको 10 रुपये यहाँ से मिले, 20 रुपये यहाँ से मिले, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू। की उसको टोटल उसको कितना रिवेन्यू मिला, कितना उसने कमाया टोटल, मतलब हर आउटपुट उसने बेची, उस आउटपुट से उसको कितना मिला। तो टोटल रिवेन्यू हमारा क्या होता है कि टोटल आउटपुट उसने जितनी सेल की, टोटल आउटपुट से उसको जितना भी रिवेन्यू मिला, ठीक है। टोटल आउटपुट जो उसने सेल की, टोटल आउटपुट सेल करने के बाद उसको जितना रिवेन्यू मिला, ठीक है। तो हमारा टोटल आउट रिवेन्यू क्या हो जाएगा, मनी रिसीट्स या सेल रिसीट्स या फिर रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ टोटल आउटपुट। ठीक है, अब हमारे ये जो टोटल रिवेन्यू है इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, अभी टोटल रिवेन्यू क्या होता है, टोटल रिवेन्यू हमारा क्या होता है, टोटल रिवेन्यू इज इटसेल्फ रिवेन्यू, ठीक है। टोटल रिवेन्यू ही एक्चुअल में हमारा रिवेन्यू है। जैसे मान लो हमने 10 चिप्स के पैकेट बेचे, ठीक है, वह एक हमारा चिप्स का पैकेट हमको 20 रुपीज का था, हमने 10 चिप्स के पैकेट सेल किए, एक चिप्स का पैकेट 20 का था, तो हमें टोटल हमने रिवेन्यू कितना कमाया, 20 इंटू में 10 200 का। और हमारे टोटल रिवेन्यू की डेफिनेशन क्या थी कि मनी रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ टोटल आउटपुट, कि हमें टोटल हमने जितनी भी आउटपुट सेल की वहां से हमको कितनी रिसीट्स मिली। तो टोटल आउटपुट इतनी कितनी सेल की 10, और 10 आउटपुट सेल करने के बाद रिसीट कितनी मिली 200। तो रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू एक ही चीज है। तो टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखो हमारा जो टोटल रिवेन्यू में जो प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, ये जो प्राइस है ना हमारा, ये एवरेज रिवेन्यू भी बोलते हैं इसको। या हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज रिवेन्यू जो होता है वो प्राइस के इक्वल होता है। कैसे कि हमने एक यूनिट जितने की सेल की, ठीक है, 20 चिप्स के पैक 20 रुपए पर यूनिट प्राइस था, और हमने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की थी 10, कितनी क्वांटिटी सेल की थी 10, ठीक है। पहले अभी हम एवरेज रिवेन्यू की डेफिनेशन तक आते हैं, आपको फिर ये अपने आप समझ आ जाएगा कि प्राइस और एवरेज रिवेन्यू सेम कैसे होते हैं, ठीक है। अब है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, क्या होता है हमारा चेंज इन टोटल रिवेन्यू, कि हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, चेंज इन टोटल रिवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। जैसे कि हमने 10 चिप्स के पैकेट सेल किए थे, वहां से हमको 200 रुपए हमको मिले। हमने अब 11th चिप्स का पैकेट सेल किया, ठीक है, 11th चिप्स का पैकेट सेल किया, वहां से हमको 20 रुपए का क्या है एक, तो हमने टोटल कितने कर दिए 11, तो टोटल रिवेन्यू क्या हुआ 20 इंटू 11 कितना हुआ 210, सॉरी 220। तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या है कि हमने 10 चिप्स सेल किए थे तब हमको 200 रुपए मिले थे। जब हमने 11 चिप्स सेल कर दिए टोटल, जब हमने टोटल 11 चिप्स सेल कर दिए तो हमको 220 रुपए मिले। फिर ले लो अगर हमने 12 चिप्स सेल कर दिए तो हमको 240 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या है कि जब हमने एक एडिशनल यूनिट को सेल किया, मतलब 10 से 11 एक एडिशनल यूनिट हमने जब सेल की, तो हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया जब हमने एक एडिशनल यूनिट सेल की, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मार्जिनल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू क्या है हमारा इस सिचुएशन में 20।
ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, 20 है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या है कि टोटल रिवेन्यू में जितना चेंज आया जब हमने एक और यूनिट सेल की। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा एवरेज रिवेन्यू। इनके फॉर्मूला हम भाई आगे चल के करते हैं। ठीक है, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, ये एवरेज रिवेन्यू होता है हमारा रिवेन्यू एट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। रिवेन्यू एट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कि हमने एक आउटपुट सेल की, वहां से हमको कितना रिवेन्यू मिला। हमने एक आउटपुट सेल की, वहां से हमको कितना रिवेन्यू मिला। हमने क्या लिया था, 10 चिप्स के पैकेट लिए थे। एक का प्राइस कितना था, ठीक है, सॉरी इसको भूल जाओ। 10 चिप्स के पैकेट हमने सेल किए थे, हमने 200 के सेल किए थे। कितने के, 200 के। 10 चिप्स के पैकेट हमने 200 के सेल किए थे। ठीक है, ये क्या है, रिवेन्यू एट पर यूनिट ऑफ आउटपुट की एक आउटपुट पे हमें कितना रिवेन्यू हुआ जब हमने एक आउटपुट मतलब एक चीज सेल की। 10 चिप्स के पैकेट सेल किए 200 का, जब हमने एक चिप्स का पैकेट सेल किया तब हमारा रिवेन्यू कितना था, 20 रुपीज। ठीक है, तो हमारा एवरेज रिवेन्यू क्या होता है कि जब हमने एक यूनिट सेल की तब हमारा रिवेन्यू कितना था। तो जब हमने एक चिप्स सेल किया तो हमारा कितना था रिवेन्यू, 20। तो एवरेज रिवेन्यू हमारा क्या होता है, प्राइस के इक्वल। ठीक है, हम इसको न्यूमेरिकली भी करके दिखाते हैं अभी। तो अब हमारे फॉर्मूलाज पे अगर हम आए, टोटल रिवेन्यू, तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या हुआ, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, और क्या हुआ टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू इनटू में क्वांटिटी। कि एक यूनिट हमने कितने की सेल की, इनटू में हमने टोटल कितनी यूनिट सेल की। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ टोटल रिवेन्यू। अगर कई बार एग्जाम में आ जाता है कि शो करके दिखाओ कि हमारा AR जो है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो अगर हम इसको मतलब प्राइस के इक्वल है, तो हम AR को P के इक्वल कैसे शो करते हैं, पहले हम एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, या हमारा है TR इज इक्वल टू AR इंटू क्यू, या TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू। ठीक है, TR हमारा क्या है, प्राइस इंटू में क्यू। ठीक है, टोटल रिवेन्यू जो हमारा होता है, टोटल रिवेन्यू वो हमारा किसके इक्वल होता है, एवरेज रिवेन्यू इंटू में क्यू के। ठीक है, हम इसको इसके नहीं, अब हम क्या करते हैं, एवरेज रिवेन्यू इंटू में क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू पी। क्यू से क्यू कैंसल, तो AR इज इक्वल टू P। तो हमारा एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल आ गया, प्राइस के इक्वल। ठीक है, तो हम ऐसे मतलब प्रूव करके दिखा सकते हैं कि हमारा क्या होता है, ये हमारा एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके, हम कैसे और भी तरीके से शो करके दिखा सकते हैं। जैसे एवरेज रिवेन्यू हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, TR AR इंटू क्या हुआ है, तो AR क्या हो जाएगा, TR डिवाइड बाय क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ लिखे AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाय क्यू, और AR हमने क्या पढ़ा है, प्राइस इंटू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, तो हमारा एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। हम इसको कैसे भी शो करके दिखा सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, तो मतलब ये तो हमको वैसे भी डेफिनेशन से भी समझ आ रहा है। ठीक है, कि एवरेज रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि हमने एक यूनिट कितने की सेल की, वही तो हमारा क्या होता है एवरेज रिवेन्यू, और वही हमारा क्या होता है, प्राइस होता है उस चीज का। अब उसके बाद मार्जिनल रिवेन्यू, हमने क्या पढ़ा था कि टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया जब हमने एक और यूनिट ली। तो MRN मतलब मार्जिनल रिवेन्यू टू में TR। ठीक है, मान लो हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है 5th यूनिट पे, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है 5th यूनिट पे, तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू 5th यूनिट पे क्या होगा,
ठीक है, 5th यूनिट में हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो हमारा क्या होगा, तो हम क्या करते हैं मार्जिनल रिवेन्यू की डेफिनेशन में कि हमने जब एक और यूनिट एक्स्ट्रा ली तो हमारे यूनिट रिवेन्यू में कितना चेंज आया। तो जब हम 4 से 5 पे आए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 वाले टीआर में से 4 वाले टीआर को माइनस कर देंगे, तभी तुम्हारा 5th लेवल पे एमआर आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला शो कर रहा है कि अगर हमें एमआर मान लो 5th यूनिट पे निकालना है तो टीआर 5 माइनस टीआर 5 माइनस 1 मतलब 4, तो टोटल रिवेन्यू 5th यूनिट पे माइनस टोटल रिवेन्यू 4th यूनिट पे, सिंपल 4th आउटपुट पे। तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, हमारा एक फॉर्मूला हमको मिल गया, मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू एन माइनस टीआर एन माइनस 1। दूसरा, चेंज इन टीआर बाय में चेंज इन आउटपुट, कि जब हमने आउटपुट में चेंज किया तो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। सिंपल, यही तो डेफिनेशन ने बोला था कि जब हमने एक यूनिट से हमारे आउटपुट को बढ़ाया तो हमारे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। वो हम क्या देख रहे थे कि हमने जब एक यूनिट से आउटपुट बढ़ाया, जरूरी थोड़ी है कि हम हर बार एक ही यूनिट से आउटपुट बढ़ाए, या हमारे पास न्यूमेरिकल हो वहां पे हमें एक ही यूनिट से आउटपुट बढ़ा रखी हो, आउटपुट 2-3 यूनिट से बढ़ा सकते हैं, तो वहां पे ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते। जब हमारी आउटपुट 2 या 3 यूनिट से सीधी इंक्रीज हो रही है तो हम वहां कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, कि आउटपुट में चेंज करने की वजह से टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीआर बाय डेल्टा क्यू, और हमारा टीआर एक और क्या होता है, समेशन ऑफ एमआर, कि मार्जिनल रिवेन्यू को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आता है। ठीक है, अब जैसे हम वो टेबल बनाएंगे ना, वहां पे और भी क्लियर होगा। उसके बाद अगर हम करें एवरेज रिवेन्यू, वो तो हमको यहीं से दिख रहा है, क्या है, टीआर बाय में क्यू। ठीक है, याद रखो एवरेज रिवेन्यू प्राइस के इक्वल हो सकता है, कहीं पे प्राइस दे रखा हो तो मतलब वो एवरेज रिवेन्यू दे रखा है। तो ये हमारे सारे क्या हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, और हमने ये सब के सब डेफिनेशन से ही निकाले हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है तो अपने आप सब हो जाता है। अब हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, मान लो जस्ट फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे वो दिखाने के लिए मान लो टेबल बना। ठीक है, मतलब हमने आउटपुट 1 सेल की, आउटपुट 2, 3, 4, 5, प्राइस मान लो ये हम पता है फर्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं। देखो ये हम फर्म के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि एक फर्म है, ठीक है, अगर उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, मतलब अगर उसको अपना रिवेन्यू बढ़ाना है, कोई भी एक फर्म है अगर उसको अपना रिवेन्यू बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको अपना प्राइस क्या कम करना पड़ेगा ना। कोई भी कंपनी है उसको अपना प्रॉफिट कमाना है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, सॉरी हम प्रॉफिट नहीं, ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू लाना है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए उसको प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस कम होगा जब भी ज्यादा लोग खरीदेंगे, ज्यादा लोगों ने खरीदा मतलब रिवेन्यू इंक्रीज हुआ। तो अगर कोई फर्म है उसको अगर अपना रिवेन्यू इंक्रीज करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि फर्म है, हम ये फर्म के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं। अगर वो एक आउटपुट सेल कर रही है, मतलब किसी भी यूनिट, मान लो वो कपड़े है, ठीक है, कपड़े सेल कर रही है, एक अगर वो कपड़ा सेल कर रही है मतलब एक यूनिट, तो वो 10 में कर दिया है। अब वो 2 सेल करना चाहती है तो हमने क्या पड़ेगा, अगर उसको अपना रिवेन्यू इंक्रीज करना है तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम। तो अगर वो 2 सेल करना चाहती है तो प्राइस मान लो वो 9 कर देगी। 3 यूनिट अगर वो सेल करना चाहती है तो उसको अपना प्राइस और कम करना पड़ेगा, 8। जनरली आप दुकान पे जाते हो, आप बार्गेनिंग भी करते हैं, हम लोग देखे कि ठीक है भाई हम ये 5 चीज ले लेंगे, अगर वो मान लो एक चीज कह रहा है 300 की, हम बोलते हैं ठीक है भाई हम 5 चीज ले लेंगे 250 की लगा दे, ठीक है, तो वो दुकानदार हमको दे भी देते हैं कि ये ज्यादा यूनिट ले रहे हैं। तो यही कंसेप्ट होता है कि अगर किसी चीज का कोई फर्म है अपना रिवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है तो उसको अपना प्राइस डाउन करना पड़ता है। तो अगर वो एक आउटपुट सेल करना चाहती है तो मान लो वो 10 रुपए रख रही है,
लेकिन अगर उसको अपने क्या करना है, आउटपुट बढ़ानी है, मतलब कि उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल करनी है, एक नहीं 2 सेल करनी है, 3 सेल, मतलब उसको ज्यादा सेल करनी है, ज्यादा आउटपुट सेल करनी है। यहाँ पे क्वांटिटी लिख लो चाहे, या आउटपुट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेल करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस कम करना पड़ेगा, इसीलिए क्या है, प्राइस कम हो रहा है। तो टोटल रिवेन्यू हमने क्या पढ़ा, AR इंटू क्यू, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, टोटल रिवेन्यू AR इंटू क्यू, ठीक है। MR हमने क्या पढ़ा था, TRN माइनस TRN माइनस 1, ठीक है। MR फर्स्ट पे क्या हुआ, नथिंग, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पे हम निकाले तो 18 माइनस 10 कितना आ गया, 8। फिर 24 माइनस 18 6 4 देन 2, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके देखो लो, हमेशा हमारा यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था कि टोटल रिवेन्यू जो होता है समेशन होता है मार्जिनल रिवेन्यू का, पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था हमने कि टोटल रिवेन्यू क्या होता है हमारा, समेशन होता है मार्जिनल रिवेन्यू का, ठीक है। तो अगर वो 0 यूनिट मान लो, फिर हमको एक बार एक कंसेप्ट दो कि अगर वो क्वांटिटी 0, अगर एक फर्म है वो कुछ भी नहीं बेच रही, 10 रुपए प्राइस है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होता, 0, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता, 0, और फर्स्ट यूनिट में उसका मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता, 10। तो अगर हम उसका मतलब एडिशन करें मार्जिनल रिवेन्यू का, 10 10 प्लस 8 18, फिर 10 प्लस 8 प्लस 6 24, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 28, 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 इज 30, ठीक है। तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या हो रहा है, समेशन ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू। इन हमें समेशन वाला कंसेप्ट कब ला रहे हैं, जब स्टार्टिंग में क्वांटिटी लाएं 0 से हम क्वांटिटी स्टार्ट करें, ठीक है। अब हमारा मेन चीज आती है कि हमारी जो होती है ना, हम रिवेन्यू का कंसेप्ट ऐसे ही नहीं पढ़ते, ये जस्ट अभी तक हमने जो किया या फॉर्मूलाज को समझाने के लिए टेबल बनाई थी। हम ना रिवेन्यू पढ़ते हैं 3 अलग अलग मार्केट में, वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकेंड वन इज मोनोपोलिस्टिक एंड थर्ड वन इज मोनोपोली, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की आज हम करते हैं, बाकी हम कल करेंगे। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट पता है क्या होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है कि मतलब वो एक मार्केट होती है, वहां पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स सेल के लिए होते हैं सबके सब एक जैसे होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। सबके सब प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, होमोजीनियस, दिखने में बिल्कुल एक जैसे। प्लस उस मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, उस मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं सबके प्राइस, मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं सबके प्राइस क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। चाहे उसको आउटपुट बढ़ानी है, आउटपुट कम करनी है उस फर्म को, वो कभी भी अपने प्राइस में चेंज नहीं लाती। परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्राइस, होमोजीनियस प्रोडक्ट, प्राइस में कभी भी चेंज नहीं आता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। मान लो मैंने अपना प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, मेरे जो लोग हैं वो मेरे को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएंगे, ठीक है। या मैंने अपना प्राइस कम कर दिया, तो एकदम से क्या होता है कि उस मतलब मान लो मैंने अपना प्राइस कम कर दिया, तो मेरे पास लोग आ जाएंगे और एकदम से उनकी डिमांड कम हो जाती है और हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और फिर उसकी वजह से हमारी, जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो पूरे मार्केट के प्राइस में फर्क पड़ता है। वो हम जब मार्केट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मार्केट इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर, हम उसमें देखेंगे कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हम अपने प्राइस को ना तो कम कर सकते हैं ना हमारे प्राइस को ज्यादा कर सकते हैं, कि दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है कि अलग अलग चीजें होने लग जाती हैं हमारी मार्केट में। फिर क्या होता है कि जैसे हमने अपने प्राइस डाउन करे, बहुत सारे लोग हैं उस मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, एकदम से क्या हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ जाते हैं। मतलब वो कंसेप्ट आपको आगे जाके समझ आएगा, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि हमारे जो है, हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ना तो प्राइस कम कर सकते हैं ना प्राइस बढ़ा सकते हैं, सबके पास होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एक जैसे, जितने भी फर्म्स बैठी हैं उस मार्केट में सबके पास एक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, सभी एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं, कोई भी प्राइस को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो होती है वो प्राइस
टेकर है ना कि प्राइस मेकर। मतलब वो अपना प्राइस खुद बनाती नहीं है, वो प्राइस टेक करती है, मतलब मार्केट से लेती है। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको वही लेना पड़ता है, उसी मार्केट प्राइस में उसको सेल करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा कि उसको चाहे आउटपुट ज्यादा बेच रही है कम बेच रही है, प्राइस वुड बी द सेम, प्राइस वो चेंज नहीं कर सकती। तो अगर हम उस सिचुएशन में परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम टेबल बनाएं, पहले हमको एक्सप्लेन करते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, प्राइस वो क्या होती है, टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको वही प्राइस लेना पड़ता है, क्वांटिटी को चाहे उसको अपनी आउटपुट एक्स्ट्रा सेल करनी है कम सेल करनी है, प्राइस में चेंज वो बिल्कुल नहीं ला सकती कोई भी फॉर्म। फिर हम उसका क्या बनाते हैं, टेबल। ठीक है, तो क्वांटिटी हमने क्या पढ़ी, मान लो 1 2 3 4 5 6 सेल कर रही है वो। ठीक है, प्राइस उसका क्या है, या एवरेज रिवेन्यू भी बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो उसका एवरेज रिवेन्यू क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि उसका प्राइस कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे उसको आउटपुट बढ़ानी ही क्यों ना हो, प्राइस वुड बी द सेम, प्राइस हमेशा क्या है, सेम। टोटल रिवेन्यू क्या होएगा, प्राइस इंटू क्यू या AR इंटू क्यू। देन मार्जिनल रिवेन्यू 20 - 10 30 - 20 10 10 10 10। ठीक है, अब हमारे पास मान लो एग्जाम में आता है कि हमको रिलेशन बताना है टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू में, किसमें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है, ये तो हमको पता ही है कि कोई भी मार्केट हो, टोटल रिवेन्यू इज ऑलवेज प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रिवेन्यू हमेशा हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है। देखो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कैसे, कांस्टेंट, यहां भी 10 का गैप 10 का गैप 10 का गैप, मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन कैसे, कांस्टेंट गैप से। ठीक है, और हमारा परफेक्ट कंपटीशन में क्या आ रहा है, मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल आ रहा है, एवरेज रिवेन्यू के। किसके, मार्जिनल रिवेन्यू किसके इक्वल है, एवरेज रिवेन्यू के। अगर हम इसके डायग्राम भी बनाए क्वांटिटी सोल्ड या यूनिट सोल्ड, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देन या रिवेन्यू, तो हमारा टोटल रिवेन्यू कैसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट, सॉरी, ये हमारा इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से। कि हमारा जितना आउटपुट में चेंज आ रहा है उतना ही हमारा रिवेन्यू में चेंज आ रहा है। तो टोटल रिवेन्यू क्या होता है कि चेंज होता है लेकिन एक कांस्टेंट रेट से। फिर अगर हम AR और MR को बनाएं, चलो ऊपर बना देते हैं, अगेन यहाँ पे क्या शो करेंगे, यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ पे क्या है, AR या MR, 0 X एक्सिस Y एक्सिस। AR MR क्या है, हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है, चाहे हम कितनी भी आउटपुट सेल करें, हमारी आउटपुट इंक्रीज हो रही है सेल करने की। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू बिल्कुल कांस्टेंट है। देखो आउटपुट इंक्रीज हो रही है 1 2 3 4 5 6, क्या ये इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इतनी हो गई फिर और बढ़ गई, लेकिन हमारा क्या है, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों के दोनों बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे डायग्राम बनते हैं टोटल रिवेन्यू किसमें, परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब अगर हम इनका रिलेशन बताएं, तो पहला तो क्या है कि TR किसके इक्वल होता है,
ए आर इंटू क्यू, ये तो सेम ही है, हर मार्केट में यही होगा, ठीक है, कि ये तो फॉर्मूला है हमारा, टी आर क्या है हमारा, ए आर इंटू क्यू। दूसरा क्या है, टी टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमारा क्या होता है, टी आर इंक्रीज होता है बट एक कांस्टेंट रेट पे। और हम क्या लिखते हैं, ए आर इज इक्वल टू एम आर इन परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो हमारा छोटा सा रिलेशन होता है परफेक्ट। अब इसके बाद हमारी दो मार्केट रहती है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने फ्रेंड्स को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।